Good morning, students. Today we are going to discuss about Ampere's circuital law. Before we begin with it, let me just recall what we have discussed so far. Students, we started with magnetic effects of current and we have learned that moving charges are the cause of magnetic field. We learned that whenever charges will move, they will have their magnetic field in their surroundings, and all current carrying conductors will be the source of magnetic field. Students, in the previous sessions, we have discussed about Biot-Savart's law, and we have learned how we can make use of Biot-Savart's law for the calculation of magnetic field. स्टूडेंट्स, एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ. बायट-सेवर्ट्स लॉ हम यूज करते थे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए जब हमारे पास एक स्मॉल करंट एलिमेंट होता था. तो वो स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो हमने फाइंड करना था वो हम बायट-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से फाइंड करते थे. उसके बाद जो टोटल करंट एलिमेंट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वहां पे इंटीग्रेशन करते थे. That was used to calculate magnetic field due to a circular conductor. तो दो केसेस थे सर्कुलर कंडक्टर के, दोनों को हमने बायट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को. एक था जहां पे हमने सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, और दूसरा था कि हमने एक पॉइंट जो उसकी एक्सिस के ऊपर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना था. तो ये दो केसेस हमने डिस्कस किए थे बायट-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से, और उसके अलावा हमने उसके साथ रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एम्पियर्स सर्कुइटल लॉ. तो स्टूडेंट्स, ये जो लॉ है इट इज समथिंग लाइक गॉसेस थ्योरम दैट वी हैव डिस्कस्ड इन यूनिट 1. एग्जैक्टली सेम नहीं है. मैग्नेटिज्म में गॉसेस थ्योरम अलग से भी आएगी जो कि बिल्कुल उसके कंपैटिबल होगी, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक वैसी सिचुएशन है. गॉसेस थ्योरम में हम एक सरफेस अज्यूम करते थे जिसको हम बोलते थे गॉसियन सरफेस, और जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता था वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम एनक्लोज करते थे उस सरफेस के अंदर जिसे हम बोलते थे गॉसियन सरफेस. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लीनियर सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रल था वो किसके बराबर होता था? चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये था हमारे पास गॉसेस थ्योरम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने यूज की. तो वहां पे हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते थे उस थ्योरम को यूज करते हुए, और उसके लिए हम एक सरफेस अज्यूम करते थे. यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा कि यहाँ पे क्लोज सरफेस इंटीग्रल नहीं होगा, लीनियर इंटीग्रल होगा. एक लूप होगी, एक क्लोज्ड सरफेस नहीं होगी, एक लूप होगी. उस लूप को हम बोलेंगे एम्पीरियन लूप. वहां पे गॉसेस थ्योरम अप्लाई हुआ था तो वहां पे गॉसियन सरफेस थी. यहाँ पे एम्पियर सर्कुइटल लॉ अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे एम्पीरियन लूप है. तो एम्पीरियन लूप हम अप्लाई करेंगे और उसके अंदर जो करंट कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको इनक्लोज करेंगे. इनक्लोज करके हम वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे. तो एम्पियर सर्कुइटल लॉ की 3 एप्लीकेशंस हैं हमारे सिलेबस में. वन इज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. सेकंड इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a solenoid, and third one is to find the magnetic field due to a toroid. तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं एम्पियर सर्कुइटल लॉ की. Before we get into its applications, we will discuss first of all about the meaning of Ampere's circuital law, its statement and its proof, and after that we will move on to its applications. So let us just begin with it. So students, the statement says the line integral b dot dl for a closed curve is equal to mu naught times the net current threading through the area bounded by the curve. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमने यहाँ पे एक लूप सपोज करनी है, और उस लूप को हमने कहाँ पे सपोज करना है? एक करंट कंडक्टर के अराउंड हमने सपोज करना है. आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड a current conductor is equal to mu naught times the current enclosed by the loop.
जैसे कि मान लो कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है और इसके अराउंड मैं एक ये लूप सपोज कर लेती हूँ स्टूडेंट्स। ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, ये एक इमेजिनरी लूप है। लेट मी जस्ट इरेज दिस एंड यूज अ डिफरेंट कलर हियर so that you get a better clarity about it. तो ये मैंने एक लूप सपोज की है इसके अराउंड। तो ये लूप जो है, इस लूप को मैंने खुद अज्यूम किया है, ये एक इमेजिनरी लूप है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है वहां पे। ये मैंने, जैसे हम गॉसियन सरफेस सपोज करते थे, वैसे मैंने एक लूप सपोज की है। स्टूडेंट्स देखिए डिफरेंस है सरफेस और लूप में। लूप एक लीनियर पाथ है, वो एक सर्कल हो सकता है, एक ट्राइंगल हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, एक इरेगुलर शेप हो सकती है। लेकिन जब हम क्लोज्ड सरफेस की बात करते हैं, वो एक 3D शेप होगी, लाइक अ सफियर, अ सिलेंडर, अ क्यूब और समथिंग लाइक दैट। तो वो गॉसियन सरफेस होती थी। एम्पियर सर्कुलर लॉ को अप्लाई करने के लिए हमने एक लूप सपोज करनी है जो एक 2D फिगर है, और वो 2D फिगर एक सर्कल है, ट्राइंगल है या स्क्वायर है या समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे मैंने इस अपनी सिचुएशन के हिसाब से हमने कन्वीनियंट शेप सपोज करनी है। जैसे वहां पे हम अपनी कन्वीनियंस से कभी सफियर लेते थे, कभी सिलेंडर लेते थे, ऐसे ही यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस से हमने एक 2D फिगर सपोज करनी है जिसकी लेंथ के अलोंग इंटीग्रेशन होगी। तो इंटीग्रेशन एज यू कुड सी इट इज ओवर लेंथ। वहां पे हम ds लिखते थे, यहाँ पे हमने dl लिखना है। वहां पे भी हम इंटीग्रल के ऊपर ये सर्कल लगाते थे टू शो इट्स अ क्लोज सरफेस इंटीग्रल। सरफेस हमें कहाँ से पता लगता था, जब यहाँ पे ds लिखा हुआ था। यहाँ पे भी क्लोज्ड है लेकिन s नहीं है, सरफेस नहीं है, l है, लेंथ है। तो ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जो है, तो ये जो करंट कंडक्टर है, इसके अराउंड ये जो मैंने लूप सपोज की है, इसके ओवर अगर मैं b डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करूं, तो ये रूल क्या कहता है कि वो वैल्यू b डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल किसके बराबर होनी चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स दी करंट एनक्लोज्ड। तो इस लूप के अंदर कितना करंट एनक्लोज्ड है जो इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, और वो कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट इज I। तो b डॉट डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रल जो इस सिचुएशन में होगा ओवर दिस लूप विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दी करंट एनक्लोज्ड, म्यू नॉट I। वहां पे देखिए स्टूडेंट्स डिफरेंस क्या था गॉसियस थ्योरम में। वहां पे नंबर 1, स्टूडेंट्स जब आप ये दोनों रूल कर लेते हो, तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइन इंटीग्रल है कि सरफेस इंटीग्रल है। तो कई बार क्या करते हैं, गॉसियस थ्योरम में E डॉट डी एल लिखते हैं और एम्पियर सर्कुलर लॉ में B डॉट डी एस लिखते हैं। ये एक कॉमन मिस्टेक है, इसको आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ में एम्पीरियन लूप है, लूप में लेंथ आनी है, और गॉसियस थ्योरम में गॉसियन सरफेस है, वो इंटीग्रेशन सरफेस के ओवर होनी है, वहां पे एक 3D शेप आएगी। तो ये डिफरेंस का ख्याल रखना है। बाकी इंटीग्रल वहां पे भी क्लोज्ड है, यहाँ पे भी क्लोज्ड है। E डॉट डी एस इज इक्वल टू, वहां पे क्या था, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स था वो क्या था, चार्ज था। तो वहां पे चार्ज की डिपेंडेंस आई थी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, करंट है। तो यहाँ पे करंट के ऊपर डिपेंडेंस आई है। वहां पे परमिटिविटी थी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डिपेंडेंस मीडियम के ऊपर परमिटिविटी के टर्म्स में आती है, और यहाँ पे परमेबिलिटी है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंस मीडियम के ऊपर जो है वो परमेबिलिटी के टर्म्स में हमें पता लगती है। तो इसलिए यहाँ पे म्यू नॉट है। और तीसरा जो डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला था, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था, वहां पे जो परमिटिविटी थी ये डिनोमिनेटर में ही आई थी। तो इसलिए यहाँ पे भी वो डिनोमिनेटर में ही है। लेकिन जो परमेबिलिटी है उसका इफेक्ट हमेशा ही न्यूमिरेटर में आता है। यानी कि अगर परमेबिलिटी ज्यादा हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए ये परमेबिलिटी हमेशा हर फॉर्मूले में आपको न्यूमिरेटर में ही नजर आएगी। परमिटिविटी के केस में क्या था कि जितनी परमिटिविटी ज्यादा है उतनी फोर्स या फील्ड की वैल्यू कम होती है, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में था और गॉसियस थ्योरम में भी डिनोमिनेटर में था।
अब स्टूडेंट्स इस चीज का मतलब ये नहीं है कि ये स्टेटमेंट जो है ये मैग्नेटिज्म का गॉसेस थ्योरम है, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। मैग्नेटिज्म में भी गॉसेस थ्योरम होती है, उसको हम ये लिखते हैं बी डॉट डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रल, यही होती है वहां पे भी सरफेस इंटीग्रल ही होता है जब मैग्नेटिज्म में गॉसेस थ्योरम अप्लाई होती है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहां पे ये रिजल्ट हमेशा इक्वल टू 0 होता है। उसका रीजन क्या है कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज इनक्लोज्ड की बात है, जब मैग्नेटिज्म में हम गॉसेस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वहां पे पोल्स, जो पोल हैं मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, वहां पे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो नेट पोल की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय या इनटू म्यू नॉट वाली टर्म आनी थी, लेकिन क्योंकि मैग्नेटिज्म में हमेशा दोनों पोल इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, जितना नॉर्थ होता है उतना ही साउथ होता है, इसलिए जो नेट चार्ज इनक्लोज जैसी बात थी, जब यहाँ पे वो नेट पोल स्ट्रेंथ इनक्लोज की बात आएगी तो नेट पोल स्ट्रेंथ हमेशा मैग्नेट की वजह से 0 ही होगी। तो एज अ रिजल्ट जो गॉसेस थ्योरम है मैग्नेटिज्म की वो क्या है, बी डॉट डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू 0। इस चीज को कहा जाता है मैग्नेटिज्म की गॉसेस थ्योरम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की गॉसेस थ्योरम है और ये लॉ जो है ये गॉसेस थ्योरम नहीं है, लेकिन मैंने आपको उसके साथ कंपैरेटिव क्यों बताया है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स ये लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में कंफ्यूजन करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको गॉसेस थ्योरम के साथ लिंक करके आपको बताया है कि उसमें और एम्पियर-सर्कुलर लॉ में डिफरेंस क्या है। वहां पे भी क्लोज इंटीग्रल की बात है, यहाँ पे भी क्लोज इंटीग्रल है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो आपने कंपेरेटिव में उन चीजों को लर्न करना है सो दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट कि किस तरह से किस चीज को हमने यूज करना है, राइट स्टूडेंट्स। सो आई एम गोइंग टू मूव ऑन नाउ टू द नेक्स्ट थिंग। अभी हमने जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसकी प्रूफ को हमने देखना है। So let us start. तो स्टूडेंट्स बी डॉट डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक करंट लूप सपोज किया। स्टूडेंट्स जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से हमें पता लगता है। स्टूडेंट्स जो स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है। इसके जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके परपेंडिकुलर एक सरफेस सपोज कीजिए, उसमें जितनी भी कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स बनेंगी वो सारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो करती हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि अगर मैं स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करूं, तो स्टूडेंट्स जो पिछले 3 सेशंस थे इसके इस यूनिट के, वहां पे इस चीज को डिस्कस किया गया है। तो उसको अगर हम राइट हैंड में होल्ड करते हैं सो दैट थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो हमारे राइट हैंड की फिंगर्स हैं रिस्ट से शुरू करके फिंगर की टिप तक ऐसे घुमा के अगर हम लेके जाएं तो हमें वो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करती हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये चीज को उन्होंने टॉप व्यू इसका दिखाया है। So using this particular figure we are going to move on further. So here in this particular case we are assuming that current is coming outward and magnetic field lines are anti-clockwise using right hand thumb rule. So we move on. We already know, students, we are going to prove the Ampere's circular law. So in the proof, we consider the left hand side. The left hand side states that B dot dl closed surface integral, closed line integral is equal to this particular thing. Then we open this dot product, it becomes B dot dl cos theta. Theta here is 0 degree. Students see here, B we know is found by drawing tangent to the field lines. So the B is in this direction. Similarly, the current element is also in the same direction. So B and DL, they are parallel. That's why B dot DL will become B DL cos 0. So when we open it, cos 0 will become 1. B comes outside and it becomes the line integral of DL.
So students, line integral DL means add all these DL elements. जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हमने DL लेंथ के सर्कल के ऊपर लेने हैं, तो उनका जब इंटीग्रेशन करना है, मतलब इन सारी लेंथ को हमने ऐड करना है. तो सारी लेंथ को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगी, सर्कमफ्रेंस आएगी, एंड दैट सर्कमफ्रेंस इज 2πr. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हुआ है बी का, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr. ये स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है. ये बेसिकली पहले आपके सिलेबस में होता था बाइट-सेवर्ट्स लॉसेस का प्रूफ. तो ये प्रूफ पहले कर लिया होता था, लेकिन बाद में वो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, तो इसलिए ये फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पता है फॉर द टाइम बिंग कहाँ से आया है, बट यू कैन जस्ट रिमेम्बर इट कि जो इनफाइनाइट साइज का स्ट्रेट कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड ये है. एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करके हम इसको डिराइव करेंगे दोबारा से, लेकिन इसका जो बेसिक प्रूफ आता है वो बाइट-सेवर्ट्स लॉ से आता है, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है. इस साल नहीं चेंज हुआ है, ये 3-4 साल पहले से ही, इनफैक्ट उससे भी पुरानी बात है, तब से रिमूव किया हुआ है. तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास ये प्रूफ आ जाता है, 2πr वाली टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, वी गेट क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. तो दिस बिकम्स द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ. Now let's discuss about magnetic field due to straight current carrying conductor of infinite size. तो स्टूडेंट्स सारा सेम है जैसे हमने पिछला केस किया है, एवरीथिंग जो उसका डायग्राम है एवरीथिंग इज सेम. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जब हमने प्रूव किया था तो हमने बी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया था और राइट साइड को हमने प्रूव किया था. जब आपने स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो राइट हैंड साइड यानी कि जो एम्पियर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट है उसको आपने ट्रू मान के चलना है और बी की वैल्यू को आपने डिराइव करना है. ये डिफरेंस है दोनों में. पिछले में हमने बी सब्स्टिट्यूट किया था और म्यू नॉट आई को प्रूव किया था. अब म्यू नॉट आई हम पहले से सब्स्टिट्यूट करेंगे और बी की वैल्यू को डिराइव करेंगे. तो ये हमारे पास एम्पियर सर्किट लॉ है, इसको ओपन कर दिया हमने जस्ट लाइक दैट. तो राइट हैंड साइड में म्यू नॉट आई हमने पहले से ही डाल देना है और 2πr जो है डीएल का इंटीग्रल है 2πr है वो राइट साइड में जाएगा, डिवाइड होगा. तो आपके पास b की वैल्यू जो आ जाएगी वो ये आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr. स्टूडेंट्स अब हमें म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू इकट्ठी पता होती है तो आप लोग जनरली इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4π, 2π की बजाय मैंने 4π कर दिया और यहाँ कर दिया 2i अपॉन r. तो ये आ गया फॉर्मूला आपके पास स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का. इसको मैं कंपैरेटिव में आपको बताने लगी हूँ जो आपने सर्कुलर कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड किया है उसके साथ. तो जो सर्कुलर कंडक्टर था उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4π 2π i अपॉन r. तो देखिए सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहां पे एक पाई एक्स्ट्रा था और जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसके मैग्नेटिक फील्ड में ये पाई नहीं है. अगर आप म्यू नॉट अपॉन 4π करके इकट्ठा फॉर्मूला लर्न करते हो, अपॉन 4π करके लर्न करते हो, तो आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू इकट्ठी 10-7 होती है, तो वो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. आपकी चॉइस है, आप ये जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्म में भी लर्न कर सकते हो और म्यू नॉट अपॉन 4π करके भी लर्न कर सकते हो. तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू straight current carrying conductor which is of infinite size. Right students? So with this I conclude today's session. तो अभी हमारे पास एम्पियर सर्किट लॉ के 2 एप्लीकेशंस और हैं, ड्यू टू सोलेनॉइड एंड ड्यू टू टोरॉइड. वो 2 फॉर्मूले करके उसके बाद फिर हम लोग जो इसके रिमेनिंग इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे.